हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो आज तो गैप नहीं हुआ ना, आज कंटिन्यू है ना हम लोग, आज कंटिन्यू है। तो कल हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? फेरिंग्स के तीनों टाइप्स देख लिए थे हम लोगों ने। कौन कौन? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। लैरिंगोफेरिंग्स फेरिंग्स में ही थे, अभी हम लोग फेरिंग्स को ही देखना है। अभी फेरिंग्स देखने के बाद फिर हम लोग उसके आगे इसोफेगस की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले फेरिंग्स हम लोग देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, बोर नहीं ना होते हो यार कि आते ही मार्ट साहब शुरू हो जाते हो एकदम टॉपिक पे, कुछ जोक वोक मारा करो। तो सबका एक टाइम होता है, मारेंगे जोक भी, मारेंगे जोक भी, क्रैक करना है अपने को, है ना। तो चलो सबसे पहले देख लेते कौन सा। सबसे पहले क्या जो चल रहा था वही देखते हैं। अभी क्या चल रहा था? फेरिंग्स। फेरिंग्स का तीनों टाइप्स हम लोगों ने देख लिया था। कौन कौन सा? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तीनों का प्रॉपर साइट भी देख लिया था, लोकेशन भी देख लिया था कि कौन कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है। चल अब फेरिंग्स की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी अगर देखते हैं किसकी, हिस्टोलॉजी मीन्स इसकी अगर टिश्यू की मैं बात करता हूँ, कैसे कैसे ये बना हुआ है हिस्टोलॉजी, मतलब कैसे कैसे इसके लेयरिंग है। तो सबसे पहला लेयरिंग तो सबको पता है, इनर लेयरिंग म्यूकोसा होता है। उसके बाद कौन सी लेयरिंग होगी? सॉरी ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, सब म्यूकोसा, है ना। मस्कुलैरिस पढ़ा है आप लोगों ने। और लास्ट क्या देखो, सरोसा। तो सरोसा नहीं लिखते अभी हम लोग, तीन को देखते हैं अभी, सब म्यूकोसा और इसको। तो सब म्यूकोसा में कौन कौन से होंगे, क्या क्या प्रेजेंट होंगे सब म्यूकोसा में? तो इससे रिलेटेड जितने भी होंगे, कौन से? लिम्फोइडल टिश्यू। कौन से? लिम्फोइड टिश्यू, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होंगे। लिम्फोइड टिश्यू इसमें प्रेजेंट होंगे। किसके? फेरिंग्स के सब म्यूकोसा वाले लेयर में। फेरिंग्स को खोलेंगे अंदर की तरफ से, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अंदर की तरफ से म्यूकोसा दिखेगा, म्यूकोसा के बाद क्या दिखेगा? सब म्यूकोसा दिखेगा, सब म्यूकोसा के बाद क्या दिखेगा? मस्कुलैरिस, जिसको मस्कुलर मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सरोसा। सरोसा नहीं होता है इसमें, मस्कुलैरिस होगा, ठीक है। मस्कुलैरिस देखते हैं अभी। सब म्यूकोसा में क्या देखेंगे? लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है। देन मस्कुलैरिस में देखेंगे, मस्कुलैरिस में क्या होगा? कौन सा मसल प्रेजेंट होगा यहाँ पे? कौन सा मसल है ये? स्केलेटल मसल। अभी मसल मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग नाम जान लो। स्केलेटल मसल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये स्केलेटल मसल क्यों यहाँ प्रेजेंट है? क्योंकि ये मसल क्या करता है? इट हेल्प्स इन डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन कहने का मतलब स्वेलो, निगलना। निगलना का क्या है? मेडिकल, अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो मेडिकल टर्म में मीन्स इसको क्या बोलेंगे? डिग्लूटिशन बोलते हैं, मीन्स निगलना। ये हेल्प करता है स्केलेटल मसल। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है, कौन? स्केलेटल मसल में ही होता है, ये मस्कुलैरिस में ही होता है ना। वो नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था, मिजनर प्लेक्सस ऐसा कुछ बताया था अपने, और बैक प्लेक्सस मैंने बताया था ना, वही सब है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी देख लिया हम लोगों ने इसका। थोड़ा सा ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई दो ही होगा, एक आर्टरी होगा, एक वेन होगा। किसका है? फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन से ही होता है इसका। तो ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फेरिंग्स की ही बात कर रहे हैं। फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई किससे होगी? फेशियल आर्टरी से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे? फेशियल वेन से, है ना, ठीक है। ब्लड सप्लाई देख लिया। नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? फेरिंग्स के आसपास जितने भी ब्लड के सर्कुलेशन होते हैं, मान लो हमारे हाथ में भी सर्कुलेशन हो रहा है, तो हमारे हाथ को अगर काटेंगे तो वहाँ पे वेन दिखेगा, आर्टरी दिखेगा, है ना। यहाँ रेडियल पोर्शन में तो ये रेडियल वेन होगा, यहाँ ब्रैकियल पोर्शन में तो ब्रैकियल वेन होगा। वैसे ही हमारे फेस के पास है तो क्या होगा? फेशियल। फेरिंग्स कहाँ होगा? फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन से, है ना। नर्व सप्लाई देखेंगे, इसका दो सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो शॉर्ट में लिख देते हैं सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, और पी पैरासिम्पैथेटिक, है ना। चलो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक।
देखो इसमें गैंग्लिया से होता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से, सर्वाइकल पीछे वाला, है ना, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। और इससे क्या, इससे किसका होता है, देखो इसमें दो होता है, PSNS पैरासिम्पैथेटिक में कौन होगा, ग्लोसोफेरिंजियल होता है एक, ग्लोसोफेरिंजियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ लिखने के बाद क्या होता है ये। और वेगस, ये नर्वस सिस्टम देखेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सा नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये नर्व सप्लाई का क्या काम है, मूवमेंट के लिए हेल्प कराना, है ना। तो इसको दो जो पैरासिम्पैथेटिक है, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व दोनों से मिलके होता है। और जो सिंपैथेटिक है, मतलब जो नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं हम, दो तरह से, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग तब तक के लिए देख लो, ब्लड सप्लाई देख लिया हम लोगों ने, इसका हिस्टोलॉजी देख लिया कि कैसे इसका लेयरिंग है, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस कैसे कैसे है, ठीक है। नर्व सप्लाई देख लिया। चल, अब नर्व सप्लाई के बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसकी एबनॉर्मलिटी की बात करेंगे। एबनॉर्मलिटी, चलो मिटा दो, लिख लो इसको। चलो, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं। ये ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं ऐसा कुछ लेकर नहीं चल रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है सो बेसिक ही बच्चे देख रहे हैं, मींस कि जो अभी अभी जस्ट फ्रेशर एंटर लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो रहे होंगे जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, वो देख रहे होंगे इस बच्चे, मतलब इस वीडियो को। तो मैं उन सब को कंसिडर करके चल रहा हूँ, बेसिक से थोड़ा हाई लेवल की तरफ। तो एबनॉर्मलिटी में ऐसे जनरली तो आप रॉस एंड विल्सन की बुक लेकर देखोगे तो एबनॉर्मलिटी रहती ही है, हर एक कंडीशन की एबनॉर्मलिटी रहती है उस बुक में। आपकी ही सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, BSc नर्सिंग की, दूसरे की नहीं। तो उसमें सारे टॉपिक पे एबनॉर्मलिटी रहती है प्रेजेंट। तो मैं उसी को रेफरेंस लेकर, मतलब उससे इंस्पायर होकर, नॉट उसी की रेफरेंस लेकर, उससे इंस्पायर होकर मैं भी बताता हूँ एबनॉर्मलिटी हर एक चीज़ की। तो देखो फेरिंग्स में एबनॉर्मलिटी कितने कितने हो सकते हैं। सबसे पहले एक एबनॉर्मलिटी की बात करें जो सबसे बेसिक है, क्या होता है ये, फेरिंजाइटिस। अब आइटिस का अगर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ जानने के लिए कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। अगर डिटेल में देखना है तो ये पैथोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना है, पैथोलॉजी जो भी आपके सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड सेमेस्टर ऐसा कुछ, उसमें पढ़ना है फेरिंज मतलब इन्फ्लामेशन के बारे में, है ना। तो फेरिंजाइटिस के बारे में देख लेते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ कि सूजन हो जाता है, क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। क्या हो गया, इन्फ्लामेशन फेरिंग्स का। कॉमन कॉज क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया ही होगा। ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। बैक्टीरिया का नाम लिख देते हैं, बीटा हेमोलाइटिक, हीमोलाइटिक। देखो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ऐसा कुछ होता है ना, पढ़ा आप लोगों ने बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में, नहीं पढ़ा। देखो बीटा हेमोलाइटिक क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारा नाम है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नाम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है, जो कि एक कौन, फेरिंजाइटिस कॉज करता है, ठीक है। एक कॉज ये देख लिया आपने, क्या होगा, फेरिंजाइटिस हो सकता है। और थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेंगे कि इसमें फेरिंग्स के ही कंडीशन में कुछ कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जैसे डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक टर्म हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, इसी फेरिंग्स के अंदर ही देख लेंगे, ताकि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो इसके अंदर ही लिखना है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग, डिस्फेजिया देखते हैं। डिस्फेजिया
डिस्फेजिया, क्या देखा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब देखो डिफिकल्टी इन swallowing, डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओडाइनोफेजिया, इसमें क्या होगा, इसमें भी डिफ़िकल्टी होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल हो जाएगा, पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिफ़िकल्टी नहीं सॉरी पेनफुल स्वेलिंग लिख सकते हैं, पेनफुल स्वेलोइंग, मतलब दर्द करेगा, बहुत पेन होगा इसमें, क्या होगा, पेनफुल। ओडाइनोफेजिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओडाइनोफेजिया या ओडिनोफेजिया, जिसको अपने लैंग्वेज में जो बोलना है उसको आप लोग कंसिडर कर लो, ठीक है। एक हमने डिस्फेजिया जी वाला बताया, और एक डिस्फेजिया होता है एस वाला, तो वो भी देख लेते हैं। डिस्फेजिया, ये वाला डिस्फेजिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन, अब ये मत बोलना कहाँ का व्हाट्सएप कहाँ पे मतलब डाल रहे हो टॉपिक को, लेकिन अब मेरे माइंड में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जी और एस में। डिस्फेजिया क्या हो गया, ये डिफ़िकल्टी इन swallowing, और डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, एस फॉर स्पीकिंग, और यहाँ पे डिस्फेजिया swallowing, ठीक है। पेनफुल swallowing होता है ओडाइनोफेजिया। और इससे याद आया हमको एक और चीज़, क्या, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब समझते हो, पेप्सिया, पेप किसको बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप किसको, स्टमक को बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, क्या है, किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी तो रहेगा ही इन, पेट में कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन का, तो डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन, है ना, क्या हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, है ना, ठीक है। चलो ये सारा चीज़ देख लो, जल्दी से इसको लिखो, लिखो जल्दी से इसको। देखो मैं क्या बता रहा था ना, हाँ ये फेरिंग्स के बारे में। अब देखो फेरिंजाइटिस अगर किसी पेशेंट को, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर किसी पेशेंट को फेरिंजाइटिस का अगर केस हो रहा है, तो फेरिंजाइटिस में सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग क्या करेंगे, उसको गार्गल करने के लिए बोलेंगे, है ना, ये कॉमन है, गार्गल करने के लिए बोलेंगे। बाकी अगर उससे उसको नहीं रिलीफ मिल रहा है, फीवर आ रहा है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो फिर करेंगे ही आगे, है ना, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो, फिर हम लोग चलते हैं आगे इसोफेगस की तरफ। बता दें इसोफेगस, अगर वीडियो बोरिंग लगे तो 1.5x एक यूट्यूब में एक फीचर है, या 2x करके देख सकते हो, लेकिन अगर सिंसियरली पढ़ना चाह रहे हो तो फिर तो 1.5x 2x नहीं, क्योंकि मैं पर डे वीडियो डालता हूँ, कुछ ना कुछ न्यू सीखोगे ही आप लोग ज़रूर, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं भी कहीं से पढ़ के ही आता हूँ, तो पढ़ के पढ़ाने पे जहाँ देख लेता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ कि और क्या क्या कंटेंट किन्होंने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ एडिशनल डालता हूँ अपने कंटेंट पर। पढ़ा तो हर कोई रहे, कुछ एडिशनल दोगे तभी तो किसी को बेनिफिट मिले तो अच्छा लगेगा। अब ये भी एडिशनल के चक्कर में नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस चले जाए, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप कहीं भी PR यादव, एनक्लेक्स ऑनर्स, जो भी सारे बुक्स है आपके, टारगेट हाई, एक बार पलट के आप देख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहीं से लेकर मैं आ रहा हूँ, और कहीं की कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एक बार पलट के देख लेना। मौजवी की भी होती है बुक। चलो अभी क्या देखें हम लोग, सेलेक्टिव चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। सेलेक्टिव चीज़ें मीन्स कि ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि जो आप पढ़ने के बाद या तो आप मतलब इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप जितने भी क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं आपको, तो आप उसको तुरंत एट ए टाइम रिप्लाई कर सकते हो। किसके, PR यादव के या एनक्लेक्स। तो देखो एनक्लेक्स जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है उसमें, वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टाइप रहता है। उसमें सिनेरियो रहता है कि हाँ आपको बता दिया जाएगा आपके हॉस्पिटल सेटिंग में या क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे ऐसे होंगे,
मतलब एक कोई केस लेकर आएगा कि हाँ उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब निकलने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या एनालाइज कर सकते हो, उसको एग्जामिन करके बताओ आप क्या उसको हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप बता सकते हो कि हाँ पेशेंट को क्या रहेगा, फेरेंजाइटिस रहेगा। क्या रहेगा, फेरेंजाइटिस। उसको पेन भी रहेगा और वो खाना निगल भी नहीं पाएगा, है ना। तो अभी हम लोग तो एमएसएन नहीं कवर कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं अभी क्या हम लोग ईसोफेगस या जिसको बोलना है वो ईसोफेगस, जिसको जो बोलना है वो बोलो, है ना। ईसोफेगस या ईसोफेगस दोनों का वही है, सही है। चलो अब हम लोग ब्लू मार्कर निकालते हैं, उसका देखते हैं क्या है इसमें। देखो ये ईसोफेगस क्या है, हमारे बेसिकली फूड पाइप को बोलते हैं। फूड पाइप क्या, हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ से एक ऐसे पाइप आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 रहता है, हल्का हल्का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अभी हम नेम करेंगे किसका क्या नाम है। देन यहाँ से आपका क्या होता है, स्टमक जैसे स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस कहाँ से होते स्टार्ट होता है, आपके जस्ट फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स के बाद कौन स्टार्ट होता है, ईसोफेगस। मतलब इसके ऊपर क्या होगा, फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा। इसके नीचे जैसा क्या होगा, पेट बनेगा, जो जैसे जहाँ आपका खाना स्टोर होता है। तो ये क्या होगा हमारा ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, या इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो इसको मिटा के देखते हैं, इसका लोकेशन देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, फेरिंग से स्टार्ट होगा। क्या लिखूँ मैं, 8 स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट होगा, जल्दी बताओ। फेरिंग्स का लास्ट टाइप कौन था, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैरिंगोफेरिंग्स टू स्टमक, है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा, लैरिंगोफेरिंग से कहाँ तक जाएगा, ये स्टमक तक जाएगा, है ना। क्या ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बताया मैंने, इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तभी तो फूड पाइप बोला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। चलो क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना आप लोगों को। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है इसका लेंथ, 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस की। सॉरी अबाउट, मैंने फेरिंग्स का लेंथ बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ। फेरिंग्स का अगर लेंथ बताया होगा तो एक बार आप नोट्स देख लेना, अगर नहीं बताया होगा तो कमेंट कर देना, है ना। चलो इसकी लेंथ कितनी होती है ईसोफेगस की, 25 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने बताया होगा मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना। लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है इसकी, है ना। ये बीच बीच में टोकने का मेरा आदत है, ताकि इससे आप लोग कहीं इधर उधर कर रहे हो तो कुछ काम वाम तो इधर ध्यान दो, है ना। तो ईसोफेगस की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर ये लेंथ है, हमारे बॉडी में और भी कुछ कुछ चीज़ों की उतना ही लेंथ है, 25 सेंटीमीटर ही। तो इसको हम लोग सबकी कितनी 1 बाय 1 याद रखेंगे। तो एक फार्मूला या एक ट्रिक मुझे पता चला, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूड, DUDE, यो ड्यूड, वही वाला यो ड्यूड व्हाट्सअप, वही वाला ड्यूड, है ना। तो देखो सबकी 25 सेंटीमीटर किसकी किसकी लेंथ है। पहले D फॉर डिसेंडिंग, व्हाट, डिसेंडिंग की जहाँ बात करूँ मैं, कोलोन आ जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन। U फॉर क्या, यूरेटर, और फिर D फॉर क्या, डुओडेनम, और E फॉर क्या, हमारा जो अभी बात कर रहे हैं उसकी, ईसोफेगस, है ना। इन सारे के लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर ही होते हैं। कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर। चलो इसके आगे देखेंगे हम लोग, इसकी विड्थ या डायमीटर बोल सकते हैं। डायमीटर कितना होता है इसका, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर, है ना।
ये लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये लेंथ सेम होता है किसका 25 सेंटीमीटर, किनका डिसेंडिंग कोलोन का, यूरेटर का, डुओडेनम का और इसोफेगस का 25 सेंटीमीटर रहता है। आप एक बार बुक पलट के देख लेना, है ना, चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे पता है मैंने, आप एक बार देख लेना, आप खुद कंफर्म कर लेना, खुद को श्योर हो जाना, मैं कंफर्म हूँ इस चीज़ को लेकर, है ना। डायमीटर कितना है, इसी के अप्रोक्स रहता है 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स। डायमीटर कितना है इसका 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है इसोफेगस में, एक नहीं दो होता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है इनसाइड इसोफेगस, है ना। स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है किसके, इसोफेगस के अंदर। चलो इसको जल्दी से लिखो, मिटा के हम बताते हैं कि किसका कहाँ कहाँ कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जल्दी से लिखो, इसोफेगस प्रेजेंट होता है, इस वो बनाने के बाद एक इसोफेगस का ही, इसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर होता है। इसको लिखने के बाद उसके बाद फिर दिखा देंगे आपको कि इसका एक जो पोजीशन मैंने बताया था सबका, जैसे फेनिक्स का मैंने बताया था कि C1 से C6 तक प्रेजेंट रहता है, लोकेशन उसका C1 से सर्वाइकल 1 से लेके सर्वाइकल 6 तक, है ना। उसके बाद इसका फिर क्या होगा, इसका कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा वो देख लेंगे। जल्दी से इसको लिखो मिटा के, फिर हट गया मैं, जल्दी लिखो। देखो बेसिक चीज़ आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम में जो कंपटीशन होने वाली है ना, तो उस टाइम बेसिक चीज़ें उतनी काम नहीं आएंगी आपको। थोड़ा सा बेसिक चीज़ तो है ही, वो तो आपको रखना ही है, उसके अलावा भी कुछ एडवांस जानना है। तो ये मैं एडवांस तो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सारा चीज़ वही हमारे सिलेबस का ही है, सारा सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं ये सारी चीज़ों को। मैं बेसिकली मैं खुद पढ़ा हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपको भी उसी तरीके से ही करा रहा हूँ। जिन लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, अभी नहीं लगेगा, निकलो डिग्री करके निकलो, 4 साल 3 साल GNM जो भी कर रहे हो, उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ कि हाँ सही है। भले आपको रिसोर्स की कमी लग रही होगी यहाँ पे, मीन्स कि आई हैव नॉट डिजिटल बोर्ड येट, यस, लेकिन फिर भी जो कंटेंट होती है उसमें कोई कमी नहीं है मेरी तरफ से। जो भी कंटेंट है पढ़ाई के रिलेटेड, बाकी जो रिसोर्सेज हैं, भले ही आपको थोड़ा कैमरा में कम दिख रहा होगा, भले ही बोर्ड पे उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, डिजिटल बोर्ड चाहिए होगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो होड़ लगी है डिजिटल बोर्ड की, है ना। जिनको भी क्लास करनी है, वायरल होनी है, तो डिजिटल बोर्ड लगा दो। कंटेंट पे कोई इतनी फोकस करते नहीं है, और करते भी हैं तो कुछ टीचर्स हैं जो कि करते हैं तो लिमिटेड कंटेंट ही देते हैं आपको, पूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं फ्री में, फिर कुछ दिखा देंगे, फिर बोलेंगे आइए मेरे पेड बैच में, है ना। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो अभी क्या देखेंगे हम लोग, स्फिंक्टर के बारे में देखेंगे। स्फिंक्टर देखो, ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा और ही आएगा, ठीक है। सॉरी रुको, मिटा के फिर से बनाते हैं। ड्राइंग स्किल मेरी कच्ची है, लेकिन कोई बात नहीं, चलती। देखो ये हो गया, ठीक है, मान के चलो, उतना लोड मत लेना, जो भी हो, ठीक है। स्फिंक्टर की बात करते हैं। पहला स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में ही। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग मीन्स कि जहाँ हमारा फेरिंग्स एंड हुआ, जहाँ से इसोफेगस स्टार्ट हुआ, वहीं पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब दोनों स्फिंक्टर का नाम जान लेते हैं। इस स्फिंक्टर का क्या नाम है और इस स्फिंक्टर का क्या नाम है।
2 स्फिंक्टर है, उस एसोफेगस से स्टार्ट होते हुए कितना टोटल 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेना, एज्यूम में कुछ नहीं रखा है। तो स्फिंक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले स्फिंक्टर का नाम क्या है पता है आपको? क्रिकोफेरेंजियल, क्रिकोफेरेंजियल या अपर क्या हो सकता है? इसोफिजियल, स्फिंक्टर। नीचे वाले की क्या है? कार्डियक भी बोल सकते हैं। क्यों कार्डियक बोल सकते हैं? क्योंकि स्टमक का कार्डियक रीजन में होता है। स्टमक हम लोग देखेंगे, स्टमक का भी 4 पार्ट होता है, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी देख लेते हैं हम लोग क्या, ये वाला जो स्फिंक्टर है कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक स्फिंक्टर। सॉरी। और इसको दूसरा नाम क्या है? लोअर एसोफिजियल, लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? हमारे इसोफेगस की बात कर रहे हैं, स्टमक की बात नहीं कर रहे हैं। पहला ऊपर वाला जो होता है क्या बोलते हैं इसको? क्रिकोफेरेंजियल बोलते हैं। पहला स्फिंक्टर का क्या नाम है? क्रिकोफेरेंजियल। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। दूसरा स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि नीचे में प्रेजेंट होता है ना। जल्दी से इसको बनाएंगे आप लोग। आई लोकेशन देख लेते हैं इसी के साथ। किसकी लोकेशन? इसोफेगस की लोकेशन, लोकेशन ऑफ इसोफेगस क्या है? लोअर बॉर्डर का, किसका? ऑफ C6 यानी सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 6 का सबसे नीचे वाला बॉर्डर। एंड एंड्स कहाँ पे एंड होगा ये? जल्दी बताएंगे आप लोग, पता है तो। C6 से ये स्टार्ट होता है और C के बाद क्या आता है? T आता है। मीन्स सर्वाइकल के बाद कौन सा आता है? सर्वाइकल यहाँ पे ख़त्म, तो फिर क्या आता है? थोरैसिक वर्टिब्रा आता है। तो C के बाद क्या आएगा? T11 तक। T कितने होते हैं? T12 होता है। T11 तक ये प्रेजेंट होता है ना। कहाँ से कहाँ? C6 से लेके T11 तक प्रेजेंट होते हैं इसमें। C6 से लेके T11 तक प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक और चीज़ देख लेंगे इसमें कि इसका जो इसोफेगस का जो मसल होता है वो बेसिकली 3 मसल से बना होता है टोटली, है ना। टोटल 3 मसल से बना होता है इसमें। तो एक काम करते हैं ना, इसी पे ड्रॉ कर दे आगे। आगे ही कर देते हैं। नहीं आगे नहीं करते, इसी पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो छोड़ो, इसी पे बता देते हैं। सबसे पहला 3 पोर्शन में इसको बांटेंगे। सबसे ऊपर वाला जिसका मसल होगा क्या होगा? स्केलेटल मसल होगा। कौन सा? स्केलेटल मसल, जो कि कंट्रोल में होता है। कंट्रोल में मीन्स स्केलेटल मीन्स क्या? आप मूवमेंट होगा उसमें, पेरिस्टाल्सिस, सारे मूवमेंट तो सारे में होगा। फिर इसका जो नीचे वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन होता है, वो कौन सा मसल से होता है? स्मूथ मसल से। ये क्वेश्चन भी है, देख लेना, कंपटीशन एम्स रायपुर या किसी में पूछा गया था। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला तीसरा कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? मिक्स होता है दोनों का, मिक्स मसल बोल सकते हो। मिक्स मसल किसका किसका? मिक्स, स्केलेटल और स्मूथ का, दोनों का मिक्स होता है। तो देख लो, सबसे ऊपर एसोफेगस की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल एक पार्ट होता है, उसके फिर नीचे स्मूथ मसल एक पार्ट, फिर मिक्स मसल होता है ना। ये चीज़ स्फिंक्टर का हमने देख लिया। और पोजीशन मैंने बता दिया कि C6 से कहाँ तक होता है? T11 तक होता है इसका पोजीशन। सर्वाइकल 6 तक, क्योंकि वो C6 था, C6 से ये स्टार्ट होगा, और थोरासिक 11 तक। थोरासिक टोटल 12 होता है, लेकिन T11 तक ये रहता है ना। ठीक है, चलो डिजीज कंडीशन अभी नहीं देखेंगे बाबू लोग, बाद में देखेंगे। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? लोकेशन ऑफ, लोकेशन देख लिया। लोकेशन का क्या देखेंगे हम लोग? अब इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखेंगे। लिखो इसको। चलो
ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखते हैं अभी हम लोग। इसका ब्लड सप्लाई कैसे होगा, किसका, सिर्फ स्फिंक्टर का नहीं, इसोफेगस का। स्फिंक्टर का, 2 स्फिंक्टर का नाम बता दिया। इसोफेगस में 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। नेम देम जल्दी से बताओ, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, जल्दी बताओ, कमेंट करो, पॉज करके कमेंट करो। अभी बताया, भूल गए तो बहुत मारूंगा सबको। क्या बोलते हैं, क्रिकोफैरिंजियल स्फिंक्टर, सही बात बताया। चलो, और दूसरा नाम उसका अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर, और नीचे वाले का कार्डियक स्फिंक्टर, और दूसरा नाम लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। चलो, फ्रेम में कट रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो सही है। चलो ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस, ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस। ठीक है, मान के चलो ये हार्ट है, 4 चैम्बर है ना। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, ये आया। देखो इसका इसोफेगस ऐसा एक चीज़ है, इसमें 2 तरीके से ब्लड सप्लाई होता है। मैं लिखाऊंगा अभी फर्दर, अभी देख लो, अभी लिखना कोई मत, अभी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मत लिखना आप लोग। देखो इसोफेगस कैसे होता है, इसमें देखो, इसमें 2 तरह से ब्लड सप्लाई होता है। जो अपर वाला पोर्शन का ब्लड सप्लाई होता है, देखो नीचे तो एक डायफ्राम ये प्रेजेंट है हमारा, क्या डायफ्राम प्रेजेंट है ना। तो अपर वाला पोर्शन का जो होता है, जो अपर वाला पोर्शन का होगा, फॉर अपर पोर्शन, इसका नाम क्या होगा, इसोफिजियल आर्टरी, इसोफिजियल आर्टरी। और डायफ्राम के जो नीचे वाला जो इसोफेगस का पार्ट होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। शुरू में ही डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू में ही बताया था कि हार्ट से जब आता है तो कैसे स्प्लीनिक आर्टरी हो गया, मैंने बताया था ना आपको, है ना। तो वो डिवाइड हो जाता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ऐसा कुछ बताया था आप लोगों को। तो फर्दर वैसे ही सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड होता है। तो फर्दर क्योंकि एसोफिजियल इस तरफ है, ठीक है, टिल्टेड हार्ट, तो लेफ्ट तरफ ही पड़ेगा वो। तो क्या होएगा यहाँ पे, एक साइड तो ये हो गया, यहाँ से ये करेगा बीच में इधर की तरफ, यहाँ पे हमारा इसोफेगस है, मान के चलो ऐसे इसोफेगस है ये, ठीक है। तो नीचे भी आया, है ना। तो क्या हो गया, लेफ्ट ये तो एक करेगा ही, इसोफिजियल आर्टरी दिख रहा है, इसोफिजियल आर्टरी कहाँ, डायफ्राम से ऊपर वाले के लिए, इसोफेगस के लिए, और डायफ्राम से जो नीचे वाला इसोफेगस है उसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये क्या है, लोअर के लिए, ठीक है, LOWER है लोअर, है ना। ऊपर के लिए कौन है, इसोफिजियल आर्टरी, और नीचे वाले के लिए कौन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मीन्स देखो यहाँ जो हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है इसोफेगस का 2 तरीके से होता है, दो आर्टरी मिलके करता है। बाकी सब में कॉमन एक करता है, लेकिन इसमें एक ऐसा कंडीशन है कि 2 करता है। फिर आगे भी फर्दर देखेंगे किसी में और में भी 2 होता है, लेकिन अभी जो हमको दिखा उसमें 2 कर रहा है, 2 मिलके कर रहा है। कौन कर रहा है, एक इसोफिजियल आर्टरी कर रहा है डायफ्राम से ऊपर वाले इसोफेगस का पार्ट के लिए, और जो इसोफेगस का जो डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट है उसमें कौन कर रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसको हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। चलो 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 मितवा, है ना, मिटा दो या इधर ही लिख दो, अरे इतना में आ जाएगा यार, क्यों मिटाओ, इतना में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देता है, अपर इसोफिजियल अपर इसोफेगस डायफ्राम के ऊपर वाला अपर इसोफेगस सप्लाइड बाय, किससे होता है, जल्दी बताओ आप लोग पढ़ के वहाँ से, इसोफिजियल आर्टरी और लोअर इसोफेगस किससे होता है, सप्लाइड बाय कौन, लेफ्ट गैस्ट्रिक
आर्टरी, है ना। देख लो ये दो चीज़ है ब्लड सप्लाई का। डायग्राम सही नहीं बना हो माफ़ कर देना, फिस्ट पोजीशन में होता है हार्ट, ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं बना तो मैं क्या करूँ, सॉरी। चलो इसको जल्दी से लिख लो, ब्लड सप्लाई। ये मैंने ऐसे बहुत लोग बनाते भी नहीं इसको, लेकिन मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे कैसे होता है। डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसोफेगस का, कौन करेगा उसको, इसोफिजियल आर्टरी करेगा। और डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कौन करेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना, जो कि स्टमक के पास रहता है। गैस्ट्रिक मतलब क्या, स्टमक की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टमक से सटे हुए जो भी होगा उसको कौन करेगा, गैस्ट्रिक आर्टरी, ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब नर्व सप्लाई देख लेते हैं, इसी में आ जाएगा नर्व सप्लाई, चेक कर लूँ मैं, नहीं आ पाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसी में ही एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। आगे वाला स्लाइड में एबनॉर्मलिटी देख लेंगे। नर्व सप्लाई देखते हैं, नर्व सप्लाई क्या है। चलो नर्व सप्लाई देखें, इसमें भी दो नर्व सप्लाई होंगे, कौन, पहला तो PSNS पारासिम्पैथेटिक, है ना, और एक सिंपैथेटिक, है ना। चलो पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक में एक ही नर्व होंगे जो कि वेगस होंगे, और सिंपैथेटिक में दो होंगे, एक होंगे स्प्लेंचिक नर्व, सॉरी दो नहीं होंगे, इसमें स्प्लेंचिक नर्व होते हैं, स्प्लांचिक नर्व, हाँ एक ही नर्व होते हैं, सॉरी सिंपैथेटिक में स्प्लांचिक नर्व, हाँ स्प्लांचिक नर्व होते हैं नर्व सप्लाई के लिए। जो मूवमेंट होता है हमारा इसोफेगस का, यही मूवमेंट कराता है, वेगस नर्व और स्प्लांचिक नर्व, सॉरी टोटल दो होते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, दिख रहा है फ्रेम में, स्प्लांचिक नर्व। हो जल्दी से लिखो इसको, आज इसोफेगस ही हो पाएगा, फिर कल स्टमक देखेंगे हम लोग, लगता है डे बाई डे पार्ट चल रहा है। नहीं ज़्यादा बना दूंगा एक दिन में तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, देखोगे भी नहीं। दिख रहा है मेरा फेस, ये झुकना पड़ रहा है, सॉरी अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है, सॉरी फ़ोन का बैटरी डेड होने वाला है, इसलिए ब्राइटनेस मैंने लो कर रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। सामने मिरर अगर लगा रखा था, मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ फ्रेम में, लेकिन कोई नहीं। चलो इसको मैं मिटा दूँ। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई दोनों हो गया, किसका, इसोफेगस का। आगे देखते हैं हम लोग क्या, थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं, जानना ज़रूरी है एबनॉर्मलिटी में क्या क्या हो सकता है। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को एबनॉर्मलिटी में भी। बहुत बच्चे को, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर पता होगा तो अच्छी बात है। चलो एबनॉर्मलिटी लेट्स गो, कम ऑन। चलो क्या है एबनॉर्मलिटी। चलो पहला क्या हो जाएगा, आइटिस वाला कंडीशन कर दे, सब में रहेगा वो तो कॉमन, एसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन इसोफेगस, इन्फ्लामेशन इन इसोफेगस। एबनॉर्मलिटी मतलब क्या होगा समझे, बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इसको बीमारी बोल सकते हैं। इसोफेगस में क्या क्या मतलब बीमारियां हो सकती हैं, जो कि थोड़ा बहुत अभी जानना जरूरी है। ऐसे में आप लोग बोलोगे कि क्यों बीमारी बता रहे हो आप, तो एक चीज़ है कि आप लोग को ज़िंदगी भर सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ क्यों रहे हो, ये आपको जानना जरूरी है आज, ताकि आप डिजीज़ के बारे में जान सको। पहले पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानोगे तभी तो डिजीज़ के बारे में जानोगे। तो अभी मैंने आपको इसोफेगस बता दिया, इसोफेगस के बाद थोड़ा बहुत मैं आपको डिजीज़ कंडीशन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हम लोग जब MSN पे चलेंगे तो उस पर धुआंधार सिर्फ डिजीज़ कंडीशन ही चलेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, ताकि अभी भी अपना आप माइंड प्रिपेयर कर लो कि सिर्फ हमें वो 11-12 का बायोलॉजी नहीं है कि हाथ पैर के बारे में जानना है या हार्ट का फंक्शन के बारे में जानना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, डिजीज़ कंडीशन जानना है ना। चलो देखो पहला मैंने बता दिया क्या, इसोफेजाइटिस, क्या हो गया, इसोफेजाइटिस। चलो इसको लिखो। उसका दूसरा देखेंगे हम लोग क्या,
दूसरा कंडीशन आता है बैरेट सिंड्रोम। बैरेट सिंड्रोम या बैरेट इसोफेगस, सॉरी बैरेट इसोफेगस, इसको प्रॉपर मैं डायग्राम से समझाता हूँ, रुको। क्या ये बैरेट इसोफेगस है। मान लो ये हमारा, छोड़ो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसा हमारा क्या है, इसोफेगस है, मान के चलो। यहाँ पे एक भाल्व है, यहाँ पे एक भाल्व है कि नहीं है? जल्दी बताओ, है कि नहीं? होता है कि होता है? होता है ना। यहाँ वाला जो भाल्व जो होता है, यहाँ वाला भाल्व या स्फिंक्टर, सॉरी भाल्व नहीं बोलना चाहिए, स्फिंक्टर। यहाँ वाला जो स्फिंक्टर जब लूज होगा तो एक कंडीशन करता है जिसको जर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्ड। ये बेसिक एक तरह से रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स कि जो खाना आपने खाया, अभी उतना जानना जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत समझ लो। जो खाना खाया वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है उसका। मीन्स कि जो खाना अगर ओवरलोड हुआ आपका, मतलब ओवर ज़्यादा खाया, तो क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये लूज पड़ जाता है। ये क्या करता है, बाहर की तरफ छोड़ देता है इसको। तो आपका स्टमक जो है तो हाईली एसिडिक है कि नहीं है? हाईली एसिडिक है। अब ये क्या करेगा, बार बार जब ये एसिडिक जाएगा इसमें, बार बार इसकी तरफ मूव करेगा, एसिड मूव करेगा। ये तो एसिड के लिए बना ही नहीं है। जो इसोफेगस है हमारा, उसमें तो एसिड के लिए वो बना ही नहीं है। ये हमारा स्टमक हाईली एसिडिक रहता है हमेशा डाइजेशन के लिए। तो ये बार बार जब जाएगा तो यहाँ का जो लेयर होता है, ये जो लेयर होता है म्यूकोसा होता है, इट्स म्यूकोसा, ये क्या होता है, नॉन केराटिनाइज्ड होता है। NKSS कर दे हम लोग शॉर्ट में, नॉन केराटिनाइज्ड, है ना। क्या होता है? NKSS, नॉन केराटिनाइज्ड। आप लोगों ने देखा होगा टिश्यू में, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू का टाइप से एक, है ना, तो उसमें होता है, क्या होता है, NKSS, नॉन केराटिनाइज्ड में होता है। ये किस में होता है? नॉन केराटिनाइज्ड में होता है। अब ये नॉन केराटिनाइज्ड जो हो है, यहाँ पे बार बार एसिड जा रहा है, बार बार एसिड जा रहा है। आप मान लो आप ही एक आदमी हो, ठीक है, आपको कोई बार बार टॉर्चर करे, बार बार टॉर्चर करे कोई एक बात को लेकर, आप क्या करोगे, अपने आप में चेंज लाओगे, है ना। तो ये वाला जो यहाँ पे म्यूकोसा जो इसका लेयर है NKSS का, वो चेंज करके NKSS टू क्या करता है, इसको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में कर देता है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये चेंज किया तो ये खतरनाक है। अब ये NKSS तो आपको पता है कि वेट सरफेस होता है, ये वेट रहेगा नहीं, है ना। तो ये वेट NKSS, जहाँ जहाँ वेट सरफेस हमारे माउथ में सब जगह NKSS प्रेजेंट है, नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये जहाँ गीला वेट सरफेस का यूज़ है वहाँ पे वेट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो ये बैरेट एसोफेगस जो है, ये बेसिकली क्या है, ये नॉन कैंसरस है। क्या है ये? सॉरी, नॉन कैंसरस नहीं, मतलब जो प्री कैंसरस है, सॉरी प्री कैंसरस स्टेज है, मीन्स कैंसर होने से पहले का स्टेज है बैरेट एसोफेगस, मतलब एसोफेगस में कैंसर होने का पहले का स्टेज है ये। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ डिफाइन में। देख लिया ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं लिख दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। चलो मैं कोशिश करूंगा अब कि साथ में ही लेकर चले। मेंस के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर साथ में ही पढ़ाते चले। वैसे क्या होगा कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भूल जाओगे, गोल हो जाएगा फिर, है ना। तो बैरेट एसोफेगस मीन्स अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। तो बैरेट एसोफेगस हो गया। तो बैरेट एसोफेगस में मैंने क्या बताया कि ये क्या है, एन एबनॉर्मल कंडीशन है, ये एन एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं या प्री कैंसरस बोल सकते हैं, प्री कैंसरस, है ना। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन है या प्री कैंसरस कंडीशन बोल सकते हैं इसको। इन विच क्या होता है, इसके अंदर जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा और इसोफेगस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा यार, म्यूकोसा और इसोफेगस, है ना, कन्वर्ट क्या होता है, कन्वर्ट इनटू
सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम। नोट डाल देना एक, किससे किससे होता है, एन के नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, टू सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। क्या है, बैरेट इसोफेगस है, बैरेट इसोफेगस है, बैरेट इसोफेगस है। अब दिन इसके आगे हम लोग देखेंगे, इस स्लाइड में नहीं, आगे स्लाइड में बढ़ना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, तब तक मैं देखूँ इसमें इंक है, थोड़ा बहुत है, चल सकता है, जल्दी से इसको देखो। जल्दी से लिखो, बैरेट लिख लिया, चलो इसको मिटा रहे। समझ में आया, समझ में आया बताना। ये तो इजी था, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ है। क्या है समझने वाली चीज़, कि आप बहुत ही मतलब हाईली एसिडिक फूड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, जो बार बार आपको रिफ्लक्स एक्शन हो रहा है, जर्ड हो रहा है, जर्ड होने के बाद क्या होगा कि जो भी आपके गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे, बार बार वोमिट करोगे आप, बार बार निकलेंगे वो, तो हमारा जो इसोफेगस है वो गैस्ट्रिक जो है वो एसिड के लिए नहीं बना है, हमारा इसोफेगस जो है, तो बार बार जो हमारे पेट से जो एसिडिक कंटेंट निकलेंगे हमारे इसोफेगस के थ्रू, तो वहाँ के लेयर को डैमेज करेंगे, इरिटेट करेंगे। अब इरिटेट करते करते वो क्या करेगा, नॉन केराटिनाइज्ड से बना होता है वो वाला, नॉन केराटिनाइज्ड से कहाँ बन जाएगा, फिर वो सिंपल कॉलमनर में बन जाएगा। सिंपल कॉलमनर बना तो सिंपल कॉलमनर में पता ही है आपको कि वो वेट सरफेस नहीं होता है, वहाँ पे वेट सरफेस मतलब नॉर्मल हो गया सिंपल कॉलमनर, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड होता है कहाँ, वो वेट, जैसे आपका माउथ ही ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी में बार बार वेट सरफेस रहता है। वेट सरफेस इतना होने के बाद भी वहाँ पे कैंसर नहीं जनरेट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एनकेसेस के कारण, नॉन केराटिनाइज्ड के कारण। अगर वही नॉन केराटिनाइज्ड नहीं रहता आपके माउथ में, ये सिंपल कॉलमनर रहता, वहाँ बार बार आपका सलाइवा आता, बार बार वेट रहता, तो क्या होता, कैंसर जनरेट हो जाता वहाँ पे, है। तो सब भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया, हर चीज़ सोच समझ के बनाया है आपको। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल गया, तो क्या करूँ, आदत ही है, अब तो आदत है। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। चलो अब इससे ज़्यादा गाना नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा फिर चैनल पे। आप लोग क्लास में आओ, क्लास में आके फील लेके पढ़ो मेरे से। अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे उतना फील नहीं ले पा रहे होगे, क्लास में आओ, मज़ा आएगा। चलो क्या देखना है अभी, इसके बाद कौन सा सिंड्रोम देखेंगे, अभी दो सिंड्रोम और देखना है, दो सिंड्रोम और देखना है। तो सब सिंड्रोम देखने से पहले फिर से हम लोग बना लेते हैं अपना एसोफेगस, ठीक है। ये हमारा पेट हो गया, मान के चलो, बुरा मत मानना, है ना। अब ये एसोफेगस हो गया, ठीक है। एसोफेगस के हमने बताया था आपको 1 2 4, ठीक है, 4 लेयर हो गया। 4 लेयर में कौन कौन, अंदर लेयर को कौन बोलते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, इसको क्या बोलेंगे लास्ट वाले को, सेरोसा, ठीक है, या पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं, सेरोसा या पेरिटोनियम, मैंने बताया था आपको 2 नाम है इसका, ठीक है। ये 4 लेयर हमने देख लिया। अब जो एबनॉर्मलिटी हम लोग देखने जा रहे हैं उसके लिए हमें पहले ये जानना था इस चीज़ को कि होता क्या है एबनॉर्मलिटी। नाम जानने से पहले देख लेते हैं ये चीज़।
सॉरी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैलोरी वेस, मैलोरी वेस, मैलोरी वेस क्या, सिंड्रोम, सिंड्रोम, मैलोरी वेस सिंड्रोम। दोनों एक एक साइड कर देते हैं। दूसरा साइड क्या कर देते हैं, बोर हावे, बंगाली नहीं है ये, नाम है बोर हावे सिंड्रोम। मैलोरी वेस सिंड्रोम, बोर हावे सिंड्रोम। ये बंगाली दादा नहीं है ये, समझो आप चीज़ समझो अब क्या। सेम वही चीज़ होगा, या कोई भी आप एंडोस्कोपी करवा रहे हो किसी का, तो वो जाएगा इसोफेगस से, वो स्कोपी जाएगा जो भी हो। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत भी रप्चर का डैमेज कर देता है इसके लेयर को, म्यूकोसा को, तो मान लो अगर परफोरेट ही हो जाता है या यहाँ पे होल ही हो जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट गया है अगर वो सिर्फ 2 लेयर को डैमेज करे, मीन्स म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को, किसको, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को डैमेज करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसम्यूरल। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसम्यूरल, जो कि इसमें होता है, किसमें, मैलोरी में, नॉन ट्रांसम्यूरल। किसको किसको, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को डैमेज करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसम्यूरल। तो किसको करेगा, ब्लू से लिख दे, ओनली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। मैं फ़ोन देख लो एक बार, चालू है ना कैमरा, हाँ ठीक है चालू है। ओनली म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को जो डैमेज करेगा, म्यूकोसा वाला लेयर और सब म्यूकोसा लेयर को जो डैमेज करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसम्यूरल। और ट्रांसम्यूरल किसको बोलेंगे, आइए देख लीजिए, ट्रांसम्यूरल, ट्रांसम्यूरल किसको बोलेंगे, जो कि चारों को डैमेज कर दे, किसको, चारों लेयर को। तो क्या हो गया, ऑल लेयर्स डैमेज। तो देखो ये किस 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 कारण से हो सकता है, एंडोस्कोपी कराया किसने, या बार बार जिसको रिफ्लक्स हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है, यहाँ डैमेज हुआ फिर ये डैमेज हुआ फिर ये डैमेज हुआ। तो देखो मैलोरी वेस सिंड्रोम किसको बोलते हैं, जिसमें आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा सिर्फ डैमेज हो। और बोर हावे सिंड्रोम किसको बोलते हैं, जिसमें आपका चारों लेयर डैमेज हो जाए, है ना। तो आइए इसको लिखते हैं, पहले मैलोरी वेस सिंड्रोम को देखेंगे। तो ये क्या है, बार बार इसको इरिटेट करोगे एसिडिक से तो हो ही जाएगा। तो एसिडिक कैसे इरिटेट करोगे इसको, जब यहाँ का जो कंटेंट होगा बाहर जाएगा तो क्या होगा, वोमिटिंग उसका नाम दे सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ का जो कंटेंट है वो बाहर जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग इन विच, क्या कॉज करेगा, वोमिटिंग जाएगा तो मान लो वोमिटिंग हो रहा है बार बार, यहाँ का जो टिश्यू को डैमेज कर दिया तो क्या फॉर्म होगा, अल्सर फॉर्म होता है, अल्सरेशन, अल्सरेशन इन इसोफेगस, इन इसोफेगस, नॉन ट्रांसम्यूरल है, ठीक है। उसका देख लेते हैं, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, परसिस्टेंट है, मान लो बार बार यही चीज़ हो रहा है तो फिर वो तो सबको डैमेज कर देगा ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ परसिस्टेंट या सीवियर वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग या इन्वेजिव, जैसे आपने एंडोस्कोपी की बात की, जीआई प्रोसीड्योर
in this transmural involvement of esophagus। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉन ट्रांसम्यूरल ये होगा, इसमें क्या बोलेंगे इसको, इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसमें क्या होगा, ट्रांसम्यूरल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल मैंने बता दिया आपको। नॉन ट्रांसम्यूरल का मतलब कि सिर्फ 2 लेयर डैमेज, सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, और चारों लेयर डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसम्यूरल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों सिंड्रोम यही है, मैलोरी वेस्ट सिंड्रोम और बोर हावे सिंड्रोम। एक पर आप गूगल कर लेना, देख लेना, अगर सेटिस्फैक्शन अगर यहाँ से नहीं मिल रहा आपको तो आप चेक कर सकते हो। बच्चों का काम क्या है, टीचर को क्रॉस चेक करना। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं, वो हमेशा चेक करते रहते हैं। आजा देखते हैं आज क्या पढ़ाएगा तू, वैसे ज़्यादा जानता है तो, है ना, वही चीज़ है। चलो, ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि ये सब चीज़ जानो, आपको पता रहे। कहीं भी आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम करो तो आपको डिजीज़ कंडीशन के बारे में पता रहना चाहिए कि हाँ ये डिजीज़ कंडीशन ऐसे ऐसे होता है। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग एमएसएन में कवर करने वाले हैं। अभी तो ये बस एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो आप ऐसा नहीं समझना है कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ही है, किसी के अंडर काम करना है। नर्स को किस लिए बनाया गया था, आपको इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए आप लोगों को। नर्स को बेसिकली बनाया गया है कि डॉक्टर को क्रॉस चेक कर सके, जो डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, प्लस सपोर्ट तो करें ही, लेकिन क्रॉस चेक भी कर सके। अगर कोई डॉक्टर दवा लिख रहे हैं तो वो दवा सही है कि नहीं है, वो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। अगर गलत है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये डॉक्टर साहब आपने ये दवा गलत लिखी है। तो पहले खुद तो जानोगे तभी तो बताओगे ना डॉक्टर साहब को, तो खुद तो जान लो। इतना ही पढ़ा रहे हैं तो कितना लोग को लग रहा होगा ओ यार क्या बोरिंग टीचर है यार, क्या कहाँ से उठा के ला रहा है नया नया चीज़ जो कि सुना भी नहीं था। सब जानते चलो अच्छा लगेगा। चलो इसमें हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं होगा, चलो मिटा देते हैं इसको। अब 2 ही है, 2 कंडीशन है। जर्ड का मैंने बता दिया था, जर्ड किसको बोलते हैं, लेकिन फिर दोबारा मैं बता दूंगा। एरोफेजिया हो गया, चलो कहाँ चलो, मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले नहीं, एरोफेजिया। एरोफेजिया क्या नाम में ही है, एरोफेजिया। फेजिया मतलब क्या, स्वेलोइंग, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्सेसिव swallowing ऑफ एयर। एक्सेसिव swallowing ऑफ एयर कैसे होगा, आओ देख लेते हैं। ये हमारा फिर से ये हमारा इसोफेगस, ठीक है, बड़ा होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बड़ा नहीं बनाया, माफ़ कर देना गाइस, ठीक है। ये हमारा इसोफेगस, 2 स्फिंक्टर मैंने बताया था, क्या बताया था, क्रिकोसिफिजियल और कार्डियक। तो इसमें अगर देखो, अगर इसमें ये लूज हो गया स्फिंक्टर तो ये किसका कंडीशन करेगा, कॉज जर्ड का। रिफ्लक्स डिजीज है ये, क्या है, गैस्ट्रो इसोफिजियल, जी फॉर गैस्ट्रो पेट, और ई फॉर इसोफिजियल, और आर फॉर रिफ्लक्स, और डी फॉर डिजीज। लिख दूँ क्या मैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, है ना। क्या हो गया, जर्ड। जर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स डिजीज है ये एक तरह से, मीन्स कि जो खा रहे हो कंटेंट बाहर आ रहा है, दारू पीने के बाद होता है ना, झूठ मत बोलना, दारू पीने के बाद होता है ना, वही वाला केस। तो ये रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, दारू पीने के बाद एसिडिटी तो होती है पेट के अंदर, ये भी प्रॉपर इसका मूवमेंट नहीं होता है, किसका, ये कार्डियक स्फिंक्टर का। कंफ्यूज रहता है बेचारा, वो खुद नशे में रहता है, झूलते रहता है इधर, क्या करना है, बंद करना है कि खोलना है। तो जर्ड का ये सिम्टम हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं एरोफेजिया। अब एरोफेजिया जान लेते हैं। तो देखो ये वाला जब लूज़ हो जाएगा, ये वाला जब लूज़ हो जाएगा, ये प्रॉपर क्लोज नहीं होगा स्फिंक्टर, ये काम नहीं करेगा प्रॉपर,
इस कंडीशन के कारण क्या होगा, एरोफेजिया। क्या बोलेंगे, एरोफेजिया। एरोफेजिया किसके कंडीशन होगा, किसके कारण होगा, ऊपर वाला, जिसको क्रिको इसोफिजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना। तो स्फिंक्टर बताया मैंने। इसके कारण क्या होगा, जर्ड होगा, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि पेट का जो कंटेंट होगा मुंह से बाहर, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्लेजिया। एक्लेजिया, आपको पता है एक्लेजिया किसको बोलते हैं, एक्लेजिया किसको बोलते हैं, नहीं पता, नहीं पता, जल्दी लिखो उसको पहले तो फिर बताते हैं जल्दी से। एक्लेजिया का दूसरा नाम क्या है, पहले दूसरा नाम इसका देख लेते हैं। कार्डियोस्पाज्म भी बोलते हैं, कार्डियोस्पाज्म, क्या बोलते हैं इसको, कार्डियोस्पाज्म। देखो मैं फिर से बना दूं, यहाँ नीचे में एसोफेगस, मार्ट साहब से इतना ना बार ड्राइंग बनाए कि मार्ट साहब का ड्राइंग क्लियर हो गया, बन जा रहा है एक बार में, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो इससे जो नर्व सप्लाई होती है जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराता है ना, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो यहाँ एक्लेजिया का कंडीशन ऐसा है जिसमें क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है इसमें क्या होती है, नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है, क्या होती है, डैमेज हो जाती है नर्व सप्लाई। एक्लेजिया के कंडीशन में क्या होती है, नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है, जहाँ पे नर्व सप्लाई है वो डैमेज। अब नर्व सप्लाई ही डैमेज हो गई तो उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा नहीं, पेरिस्टालसिस होगा नहीं, पेरिस्टालसिस नहीं हुआ तो जो यहाँ पे जो आपका फूड है वहीं अटक जाएगा, अटक जाएगा ना, नीचे तो आएगा नहीं वो पेट में। तो इसको लिखो, क्या है ये, इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन। मत बोलना मार्ट साहब पगला गए हैं, कितना बता रहे हैं, सब जानना ज़रूरी है। ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस इन विच, जो यार मैं आपको दे रहा हूँ ना नोट्स, उसको प्रॉपर लो और अच्छे से लिखो और समझो तो बहुत आगे जाओगे। इन विच लोअर इसोफेगस नर्व सप्लाई, क्या हुआ, नर्व सप्लाई डैमेज हो जाएगा, रप्चर डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। विच लीड्स टू एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट known as एक्लेजिया। समझ में आया क्या बताया मैंने, एक्लेजिया किसको बोलते हैं, यहाँ का नर्व सप्लाई जब डैमेज हो गया, जब ऊपर का नर्व, यहाँ का नर्व सप्लाई जब डैमेज हो गया इस एरिया का, तो यहाँ जो फूड आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो फूड आ रहा है तो फूड क्या होगा, इसमें स्टक कर जाएगा। मान लो इस एरिया का यहाँ का नर्व सप्लाई डैमेज हुआ तो इस एरिया में जो भी फूड आएगा यहाँ पे सब यहीं पर अटक जाएगा, नीचे तो आ ही नहीं पाएगा वो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, तो एक ही जगह वो स्थिर हो जाएगा, है ना। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो एक जगह। अब ऐसा बोलोगे कि सर इस पर ग्रेविटी क्यों नहीं काम करेगा, तो देखो ग्रेविटी भी काम करेगा ना तो फिर स्फिंक्टर तो ओपन नहीं होगा ना, यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगा ना, यहाँ पे तो एक स्फिंक्टर नाम का चीज़ है ना, वो जब तक खुलेगा नहीं तब तक कैसे पेट में जाएगा, है ना। गॉट इट, ग्रेविटी काम करने के बाद भी वो स्फिंक्टर के ऊपर ही रह जाएगा, कॉमन सी चीज़ है। चलो इतना ही था इसोफेगस। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्टमक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, अगर कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, है ना।
शायरी वाड़ी मार दिया जाए क्या? नहीं, छोड़ देते हैं आज के लिए, कल करेंगे शायरी फिर, कल वाले लेक्चर में। वो आए हमारी गली में कुछ इस तरह कि चांद तारे नज़र आने लगे, दिल उनको देख के झूम उठा और सितारे भी गुनगुनाने लगे। चलो इसी के साथ द एंड, बाय सबको, गुड नाइट, सब्बा खैर।